सारे इकट्ठे हुए हैं अपनी लूटी हुई दौलत अपने लीडरों को बचाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, प्रेशर डालना हुकूमत पे, इस किस्म की बातें करना करें। ये जो है तो इनको पता चल जाएगा कि इनकी क्या हैसियत है, अवाम इनको रिजेक्ट कर सकें। ये मौलाना साहब को यूज कर रहे हैं और मौलाना साहब इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये समझते हैं कि इनका पैदाइशी हक है कि वो इस मुल्क को तबाह करें, यानी इस पे रूल करें, अपनी हुक्मरानी करें। 20 जनवरी को हुकूमत खत्म होगी, मैं मानता हूं कि 20 जनवरी को हुकूमत खत्म होगी, लेकिन जो साल होगा ना वो 2028 होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अभी आप सुन रहे थे शिबली फराज साहब को। मामला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, एक तो पहले आ जाए महंगाई वाले इशू के ऊपर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर बाकायदा इसका नोटिस लिया। शेख रशीद साहब ने यहाँ तक कहा कि अब तो लोग आवाज़ें कसना शुरू हो गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो माफियाज़ है उसको मैं शिकस्त दूंगा और ये सारा मामला खुद मॉनिटर करूंगा। अब जो महंगाई बढ़ी है उसके पीछे कुछ वजूहात हैं और अशिया ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनमें से जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उसकी इन्फ्लेशन हुई है, ज़्यादा वो चीज़ें महंगी हुई हैं और उसका बराह रास्त असर जो है वो एक आम आदमी के ऊपर पड़ा है। अब इसमें कुछ फूड सप्लाई जो चेन है, सप्लाई चेन, वो मुतासर हुई है। दीगर कुछ और अवामिल है, हुकूमत की कुछ नाअहली भी है, गवर्नेंस के मामलात हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामलात हैं। तो इन सबको हुकूमत को देखना पड़ेगा। लेकिन महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है, इसका तयन होना बहुत ज़रूरी है। क्या माफिया ज़िम्मेदार हैं, ताजर ज़िम्मेदार हैं, साबिक़ हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं या मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदार है? क्योंकि अब तो हुकूमत को आए हुए भी 2 साल से ऊपर हो गए हैं। अब तो साबिक़ा हुकूमत पे भी नहीं डाल सकते कि ये महंगाई कैसे बढ़ी है। और इस महंगाई का बराह रास्त ताल्लुक गवर्नेंस के साथ है। चीज़ों की कीमतें लोग अज खुद बढ़ाते चले जा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से फ़ायदा उठा रहे हैं और हुकूमत बर वक्त इक़दामात नहीं कर पा रही, जिस वजह से कीमतें चीज़ों की बढ़ जाती हैं और मैनेज नहीं हो पाता। वज़ीर-ए-आज़म की जो मॉनिटरिंग है, क्या उससे जो 2 साल से महंगाई की एक लहर चल रही है पाकिस्तान में, वो रुक जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से ये हुकूमत आई है महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और अगर अब महंगाई कम करने का वक्त आ गया और ये कम कर देते हैं तो फिर हुकूमत को एक रिलीफ मिलेगा। बसूरत दीगर अपोजिशन की जो तहरीक चल रही है उसके अंदर नई रूह फूंक देगी ये महंगाई और लोग अपोजिशन की कॉल पे लब्बैक कहने पे मजबूर हो जाएंगे। और यही असेसमेंट इस अपोजिशन की है कि हर हाल में इस हुकूमत को घर भेजना है, अगर तो केसेस से भी बचना है, नैब को भी काबू करना है और दीगर मामलात भी सीधे करने हैं तो हुकूमत को भेजना पड़ेगा। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करवाएं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन मैं बात करने से पहले शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक खबर आपको दे देता हूं। कल नैब के दफ्तर में अचानक शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो नैब के लोगों को बुला के और एहतजाज शुरू कर दिया कि मेरे यहाँ पे जो पाइप लगे हुए हैं और जो तारें लगी हुई हैं इनके अंदर कैमरे फिट किए हुए हैं, यानी मुझे जो बाथरूम के अंदर जो पाइप हैं उनके अंदर और जो तारें लगी हुई हैं, वायरिंग है, उसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं और उससे मुझे देखा जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा तो उसके बाद फिर नैब की जो वहाँ पे टीम थी उन्होंने एक प्लम्बर को बुलाया, एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और एक कारपेंटर को बुलाया। इन लोगों को बुला के शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा जी आप चेक कर लें और आप देख लें कि कोई किसी किस्म का अगर आपको कैमरा यहाँ मिलता है तो। इतने में शहबाज शरीफ साहब के घर से भी, क्योंकि खाने के लिए 3 टाइम पे लोग आते हैं, शहबाज शरीफ साहब एक चिट पे लिख देते हैं कि ये खाना मैंने खाना है। वो चिट जो है वो बाहर जाती है, बाहर से नैब के एक ऑफिसर उस चिट की तस्वीर बनाते हैं और तस्वीर बना के शहबाज शरीफ साहब के घर में व्हाट्सएप कर देते हैं। तो उस व्हाट्सएप को देख के फिर शहबाज शरीफ साहब के घर में वो खाना पकता है, फिर वो आता है, फिर अगले टाइम के लिए लिखते हैं। फिर इस तरह दिन में 3 मरतबा मियाँ साहब की चिट जाती है घर में और वो फिर खाना आता है ऐसे। तो वो जो खाना लेके लोग आए थे उनको भी फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि तुम भी देखो। तो फिर सारा खुलवाया, इवन पाइप खुलवा दिए, वो जो वायरिंग है उसको खुलवा दिया और हर चीज़ को चेक किया तो पता चला कि यहाँ पे कोई कैमरा मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वहाँ पे फिर उसके बाद मामला रफा दफा कर दिया कि जी ठीक है कैमरा नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी तसल्ली नैब ने करवाई। कोनी जो शहबाज शरीफ साहब की ज़ख्मी हुई है वहाँ पर लोहे की एक साबुनदानी लगी हुई है और हर बाथरूम में लगी हुई है। नैब के दफ्तर में जितने अटैच बाथरूम हैं कमरों के साथ, उन सब में लोहे की साबुनदानी उन्होंने लगाई है। वो शहबाज शरीफ साहब की कोहनी पे लगी है स्लिप होने की वजह से, और अब शहबाज शरीफ साहब के कमरे से वो साबुनदानी लोहे की निकाल के वहाँ प्लास्टिक की साबुनदानी लगाई जा चुकी है। दीगर जो सहूलतें शहबाज शरीफ साहब के पास मौजूद हैं वो सारी मेरे पास लिखी हुई हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है उसकी बात करने की। ये
नैब ज़राए से मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और जो दीगर सहूलतें हैं वो मैंने खुद देखी भी हैं, क्योंकि मुझे आइडिया है कि वहाँ मुल्ज़िमान को क्या सहूलतें मिलती हैं और किस किस्म के दफातर के अंदर वो सारे वो होते हैं। तो इस पर हम मौक़िफ़ ले लेंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब मौजूद होंगे, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जनरल रिटायर एजाज ऐवान साहब मौजूद होंगे बतौर तज़कियाकार आज के प्रोग्राम में। तो आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारड़ साहब, क्या लगता है आपको कि शहबाज शरीफ साहब के साथ किस नौयत का जुल्म किया जा रहा है नैब के दफ्तर में? कुछ इतलात मैंने भी आपको बताई कि उनको तो ये भी लगता है कि मुझे बाथरूम के अंदर कैमरे देख रहे हैं, फिर उनको मुतमईन करने की कोशिश करते हैं नैब वाले। तो शहबाज शरीफ साहब खासे स्ट्रेस में भी लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने जो तस्वीर कशी की और जो आपके ज़राए होंगे नैब के अंदर, बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर मेरा अपना दिल कर रहा है कि मुझे नैब पकड़ ले और मैं कुछ दिन वहाँ पे आराम करके आऊँ। इतना अच्छा दिन में 3 टाइम खाना और जो फुटेजेस और माशाल्लाह साबुनदानियाँ और जो माहौल है, मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है। मैं चेयरमैन साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली मुझे भी कुछ दिन भिजवा दीजिए, मैं भी सैर करना चाहता हूँ। ये तो छुट्टियों का मंजर आप पेश कर रहे हैं। बहरहाल बिसाइड्स दैट देखिए, मैं अभी मंजर तो मैंने पेश किया ही नहीं सर। प्रोफेसर मैंने तो अभी बताया ही नहीं आपको। तो आपने ट्रेलर दिखाया तो मेरा दिल ललचा गया। आप फिल्म दिखाएंगे तो कोई पता नहीं, मैं ठोकर खुद चला जाऊं और कहो जी मुझे अंदर बंद कर दो। तो खैर एनीवे, कतई नजर इस बात से बात ये है कि जिन प्रोफेसर साहिबान को हथकड़ियाँ लगाई गई और जिस तरीके से उनको बाद में फिर शिफ्ट किया गया, उनकी हथकड़ियाँ खोली गई। एक उस प्रोफेसर की तस्वीर आज मेरे जहन में है कि जिसकी डेड बॉडी को हथकड़ी लगी थी, और उसके ख़ानदान वाले अगर देख लें तो वो मतलब बड़े अफसरदा होंगे इस बात पे। एक काविश हुई है सेनेटर सहर कमरान साहिबा ने, जो 100 से ऊपर लोग नैब की वजह से लुकमा अजल बन गए, उनकी भी लिस्ट इख्तियार की है। आपको ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब का केस भी याद होगा, जिन्होंने अपने आप को टांगने से पहले नैब के नाम एक ख़त लिखा था। तो बात यह है कि ये जिस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, जो सलूक किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब कोई कत्ल नहीं किया उन्होंने, कोई दहशतगर्द नहीं है, किसी दुश्मन मुल्क से नहीं आए हैं। तो ये शहजाद अकबर साहब के कहने पे उनको ज़मीन पर रख के खाना क्यों दिया जा रहा था जब तक दिया जा रहा था? उसके बाद पता है कि क्रॉनिक बैकएक के मरीज़ हैं, उन्होंने कहा जी कुर्सी मेरी इधर रखते मैं नमाज पढ़ लूँ। उन्होंने कहा जी हमें इजाज़त नहीं है, कुर्सी हम नहीं हिला के देंगे। तो ये CCTV फुटेज अगर शहजाद अकबर साहब ने देखी है और उन तक पहुंचाई गई है, और उन्होंने उनका बयान देखिए ऑन रिकॉर्ड है। शहजाद अकबर साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो छुट्टियों पे आए हुए हैं, आप रिमांड काट रहे हैं, ठीक तरह रिमांड काटिए। देखिए ये फिर ताने बाने कहीं तो मिलते हैं, और वज़ीर आज़म की तकारीर में जेल में अजियतों का जिक्र करना और कहना कि हम जेलें सख्त कर देंगे, हम बंद कर देंगे, हम फलां कर देंगे। तो ये कोई मामला इतना सिंपल है नहीं कि सहूलियात दी जा रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब से आज तकरीबन मेरी 1 घंटा अदालत में मुलाकात हुई। स्ट्रेस में वो बिल्कुल नहीं है वो, बल्कि उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि आगे अगर असेंबली का इजलास आता है तो कोई ज़रूरत नहीं किसी को मेरे प्रोडक्शन ऑर्डरों की दरख्वास्त देने की, ये आप ब्रेकिंग चला दें। ये उन्होंने मुझे कहा। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल किसी के आगे दरख्वास्त नहीं डालूंगा कि मुझे प्रोडक्शन ऑर्डरों पे निकाला जाए। अच्छा, मैं बिल्कुल किसी के आगे दरख्वास्त नहीं दूंगा। जी बिल्कुल, वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। तो बात यह है कि जब आप दूसरी दफ़ा पकड़ेंगे, मेरा तो लीगल जवाब है ना इस पर। आपने 5 अक्टूबर को पकड़ा, 23 अक्टूबर को असासों की इंक्वायरी शुरू की, आपने रिमांड लेते हुए नवंबर दिसंबर के अंदर आपने असासों का केस आर्ग्यू किया जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए। रेफरेंस फाइल होने के बाद गिरफ्तारी का जवाब कोई नहीं था, मगर इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, यूट्यूबर्स से उन्होंने मीटिंग की अपने सोशल मीडिया के लोगों से। उन्होंने कहा जी नैब पकड़ने जा रही है। PTI के एक रहनुमा हैं, उनका केस आइडेंटिकल है शहबाज साहब के बच्चों के साथ, क्योंकि शहबाज साहब का केस बिल्कुल अलग है, 1 रुपए की TT नहीं है, सब कुछ डिक्लेयर्ड है, वो हम घंटों उस पर बहस कर सकते हैं। मगर बात यह है कि जब PTI के रहनुमाओं के केस जो हैं उनको दीमक खा रही होगी रिकॉर्ड रूम के अंदर, 100 अरब की करप्शन करके जहांगीर तरीन मुल्क से भाग जाएगा। आपके और मेरे बच्चे महंगी चीनी क्यों खरीद रहे हैं? एक आम पाकिस्तानी का बच्चा महंगी चीनी क्यों खरीद रहा है? क्योंकि जखीरा अंदोजों ने जखीरा अंदोजी की है, और वो किस तरह की है? वो एक्सपोर्ट करके की है। एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी है? वजीर आजम ने दी है। सब्सिडी किसको मिली है? जहांगीर खान तरीन को मिली है। जहांगीर खान तरीन कहां है? वो मुल्क से बाहर है। आटे की किल्लत, चीनी की किल्लत, दवाइयों की किल्लत। तारड़ साहब जो मुल्क में है उसके भी केस को दीमक लग रही है। 18 जुलाई को उस्मान बुज़दार साहब वादा करके आए थे 12 जुलाई को कि 8 जुलाई को मैं जवाब के साथ हाजिर हो जाऊंगा नैब के दफ्तर में। वो बंदा अभी तक वापस नहीं गया।
3 महीने हो गए उस्मान बुज़दार का जवाब नहीं गया और किसी ने पूछा भी नहीं। देखिए ये जो दौरा इंसाफ का म्यार है इमरान साहब, हम सारा दिन मुझे 2.5 साल हो गए कचहरियों के चक्कर काटते हुए। देखिए मैं मैं अगर खुल के कहता हूं ना कि शहबाज शरीफ साहब का और उनके बच्चों का करप्शन का केस जो है वो बड़ा जेन्युइन है, तो उस्मान बुज़दार का केस भी उतना ही जेन्युइन है और उस्मान बुज़दार को भी नहीं बुलाया जा रहा। अगर तो शहबाज शरीफ को बुला के आप अगर शहबाज शरीफ को बुला के आप सुन रहे हैं तो फिर उस्मान बुज़दार को भी बुला के उसी तरह सुनना चाहिए और उसको भी बुला के गिरफ्तार करना चाहिए अगर तो उसने जुर्म किया है तो। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी जरा नवाजी है कि आप ये इंसाफ का म्यार अपने ज़हन में रखते हैं, मगर मुझे इमरान भाई एक बात बताएं ना, अगर शहबाज शरीफ ने करप्शन की है, किस सरकारी ठेके में, किस टेंडर में, किस प्रोजेक्ट में, कहां से कमीशन खाया है मुझे बता दें। मैं 2 साल हो गया है तहरीक इंसाफ वालों से पूछ थक गया हूं, मैं हर बंदे से पूछ थक गया हूं। ऐसे नहीं होता सुबह बता दें साहब, ऐसे नहीं होता। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग के और आमदन से ज्यादा असासों के केस जो है ना, ये आप मिसलीड करते हैं लोगों को कि ये बताओगे कि ठेका कौन सा था। मैं बता देता हूं भाई, मैं बता दें लगभग 60 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने नैब को ये बताया कि हमें पार्टी फंड के नाम पे जब हम पैसा लेकर गए और हमने कहा जी हमने आपको पार्टी फंड देना है, तो फिर उसमें हमें शहबाज शरीफ साहब के बच्चों ने और उन्होंने ये कहा कि आप चेक लिख दें और उसके ऊपर हमने नाम नहीं लिखा था। वो चेक ये हमसे लेते थे और जाली अकाउंटों के अंदर जाके कहीं जमा करवाते थे, हमें नहीं पता ये कहाँ करवाते थे, हम तो पार्टी फंड के नाम पे पैसे देते थे। वो पैसे ठेकेदार भी देते थे, वो पैसे जो है पार्टी के लोग भी देते थे, वो पैसे जो है पार्टी के एमएनए एमपीएस भी देते थे और मुख्तलिफ जो है डेवलपर्स वो भी ये पैसे देते थे। वो सारा पैसा जाली अकाउंटों के अंदर गया और वहां से वो टीटियां लग के शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के अकाउंटों में आया और वहां से टीटियों वाला पैसा निकाल के शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ एक घर खरीदा बल्कि एक गाड़ी की ड्यूटी भी पे की। तो ये सारी चीजें वहां मौजूद हैं सर, तो अब केस तो सीधा सीधा है ना। नहीं मैं करता हूं ना, अब मैं आपको 3 बंदों का नाम बता देता हूं जिनको हिरासा किया गया। औरंगजेब भट्ट है गुजरात से, उसने चीनी खरीदी है, उसने ऑन रिकॉर्ड चीनी खरीदी है, उसका चेक का ट्रांजैक्शन मौजूद है, वो ओन करता है। रियाजुल हक जज है ओकाड़ा से, उसने फीड खरीदी है, उसका चेक ऑन रिकॉर्ड है, कोई पॉलिटिकल फंड नहीं है, वो मानता है, वो उसको ओन करता है। नवाब ताहिरुल मुल्क है गुजरात से, मैं पूरी लिस्ट आपको गिनवा सकता हूं, मैं तो केस को अंदर बाहर जानता हूं, मैंने वो 20,000 सफ़े अभी तक नहीं पढ़े जो 58 वॉल्यूम्स हैं। मगर मुझे ये बताइए तो सर ये वो चेक फेक अकाउंट में क्यों जा रहे थे? ये चेक फेक अकाउंट्स में क्यों जा रहे थे? ये फेक ये देखे ना 18,000 सिर्फ इतना बता दें सर, 18,000 पे काम करने वाले मुलाजिम के अकाउंट में करोड़ों रुपया कैसे जा रहा था? ये तो सवाल बनता है ना पूछना। सर बिल्कुल जाते सर, कंपनी के मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट्स होते हैं, उसमें बगास का काम हो रहा था, बगास की ट्रेडिंग हो रही थी, उसमें कोई शक नहीं है, वो तो ऑन करता है कि जी मेरे नाम पे ये अकाउंट था। मगर मैं जो बात यहां पे कर रहा हूं, बगास का काम हुआ, फीड का काम हुआ, चीनी का काम हुआ, कंपनी बनी हुई है ना, चेक कर लें, वो हम ऑन रिकॉर्ड भाई देखें, मैं तार भाई मेरी अर्थ सुनो, मेरी तार भाई मेरी बात मेरी कंपनी है कोई भी एक XYZ कोई भी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी से जितना कारोबार करूंगा कंपनी के नाम पे करूंगा, या कंपनी के अंदर कोई मुलाजिम काम करता है उसके नाम के ऊपर एक और कंपनी बना के उसके अंदर पैसे डालूंगा। यानी मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, मैं अपनी फैक्ट्री के नाम पे करूंगा। ये तो नैब की प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है ना। मेरा वर्जन इस पे क्या है? मेरा वर्जन ये है कि जो बगास का काम हो रहा था, जो फीड का काम हो रहा था, उसकी अलग कंपनीज मौजूद थी। अनहार एक अलग कंपनी अच्छा, है, लेकिन वो जो कंपनियां हैं सर, एक मिनट चिन्योट पावर सर, ये जो सारी कंपनियां जो निसार ट्रेडिंग, सर एक कंपनी ले लें, निसार ट्रेडिंग जो है, निसार ट्रेडिंग नामी कंपनी एक राशिद मसीह नामी आदमी के नाम पे बनाई गई। राशिद करामत नामी आदमी के नाम पे निसार ट्रेडिंग नामी कंपनी बनाई गई। सर वो बंदा बेचारा चंद हजार का मुलाजिम है, वो करोड़ों रुपया उसके कंपनी के अकाउंट में आ रहा है, निकल रहा है, ये कैसे हो सकता है? यानी ये कंपनी सलमान शहबाज के नाम पे होती फिर तो ठीक था। मेरी अर्ज सुन ले ना, मेरी अर्ज सुन ले। रमजान शुगर मिल एक बहुत बड़ी एंटिटी है, शहबाज शरीफ साहब की इसमें ना ओनरशिप है ना डायरेक्टरशिप है। रमजान शुगर मिल अगर अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाती है और किसी अपने मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को, किसी मुलाजिम को उसकी अकाउंट हैंडलिंग देती है और मैनेजर को दे दें सर, पीएम को तो नहीं दे सकते आप। ये कहां मना है सर? नहीं, वो पीएन नहीं है, पीएन नहीं है, क्लर्क्स को, वो स्टाफ लेवल का आदमी है। मगर मुझे ये बताएं ना, मुझे ये बताएं
कौन सा कानून कहता है कि किसी स्टाफ मेंबर के नाम पे सब्सिडरी कंपनी एक शुगर मिल नहीं खोल सकती? वैसे मैं आपको बताऊं तारण भाई, पता क्या ये जो केस है ना, ये केस है ना, देखिए एक मौकिफ नैब का है, एक आपका है। मेरे लिए आप दोनों का बड़ा, मेरी अर्थ सुने, मेरे लिए आप दोनों का मौकिफ बड़ा काबिल एहतराम है। लेट द कोर्ट डिसाइड। आपको अदालतों पे यकीन है, उनको डिसाइड करने दें। फरूख हबीब साहब, कोर्ट डिसाइड करेगी। एक बात मेरी सुन लें। जी, मुझे ये बताएं, आखिरी बात मेरी सुन लें। अगर ये रियाजुल हक जज, औरंगजेब भट्ट या मैंने नवाब ताहिरुल मुल्क का नाम लिया, मुझे ये बता दें कि इनको कौन से ठेके मिले, इन्होंने सरकार में क्या काम किया और इन्होंने क्या फायदा लिया उस चीजों के जो उन्होंने खरीदी थी उनके एवज, ये तो कोई बताता नहीं है। और टीटी देखें, आपका आमला 2010 कहता है कि टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर कौन सी इलीगल है? मंशियात के पैसों वाली इलीगल है, जो टेरर फाइनेंसिंग वाली है वो इलीगल है, एक आधी और कैटेगरी है। तो मुझे ये बताएं कि टीटी अगर आई है और वो लीगल मीन से आई है, स्टेट बैंक के चैनल्स के थ्रू आई है और वो यहां पे बिजनेस में लगी है, तो मुझे ये बताएं ना करप्शन कहां पे है? मैं अर्ज करता हूं सर, बताएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, कोर्ट को डिसाइड करने दें। आपसे जान छुड़ाने का यही तरीका है, आप तो मुकदमा लड़ रहे हैं सर यहाँ पे। मैं फरूख हबीब साहब, इमरान खान साहब और शहजाद अकबर साहब, शहबाज शरीफ साहब को वहां पे मार पड़वा रहे हैं सर नैब के दफ्तर में। यानी इतना अब इस उम्र के अंदर मार पड़ना ही है ना, ये जिस तरह के काम उनके साथ हो रहे हैं। देखिए बात ये है इमरान के, शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, यहाँ पर तो मामला जो है वो अरबों रुपए का है और लगता है थैले भर भर के दिल खोल के जो है वो करप्शन की गई है। तारक साहब जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके इल्म में होगा कि इस किस्म के इंटरव्यूज ही जो है वो हमेशा मशीरों के जो है वो मरवाते हैं। इस किस्म के इंटरव्यूज जो है वो चौधरी निसार साहब ने भी दिए थे कि 90 के अंदर जो है वो एवन फील्ड के फ्लैट्स के अंदर वो गए थे। वही इंटरव्यूज जो है वो इस किस्म के मरियम नवाज साहबा भी देती नहीं है कि मेरी तो जो है वो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाद में प्रॉपर्टीज भी बाहर आ गई। अभी इन्होंने कहा औरंगजेब भट्ट ने चीनी खरीदी। औरंगजेब भट्ट का तो रियल एस्टेट का कारोबार है गुजरात के अंदर, पूरा गुजरात उसे जानता है, जेब बिल्डर के नाम से वो काम करता है। चीनी का काम पता नहीं कब से शुरू कर दिया उसने। दूसरा मुझे उसके स्टोर हैं पूरे गुजरावाला डिवीजन में स्टोर है लाहौर से। जो सैफुल मलूक खोखर साहब हैं, उन्होंने किस नाम के ऊपर जो है वो पैसे जमा करवा दिए थे? फिर आप ये बताएं कि जो लंदन से जिन लोगों ने टीटियां लगवाई हैं वो लोग कभी लंदन गए ही नहीं है, उनका कभी पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं लगा। ये जो कैश पर पैसे लेकर आते रहे हैं, ये जो वेस्टर्न पाइन्स के तहमीना दुरानी को फ्लैट खरीद के दिए गए हैं, ये जो 96 इंच का मॉडल टाउन के अंदर घर खरीद के दिया गया है, ये नहीं पैसों से खरीदा गया है। और बात ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया, तो सलमान शहबाज को किस चीज का खतरा है? वो क्यों नहीं आके अपने वालिद साहब, हर बार तो वो देखते हैं, वो क्यों नहीं आके अपने वालिद साहब की जो है वो गवाही अदालत के सामने देने को तैयार हैं? वो क्यों नहीं सामने आते? वो वहां पर क्यों मफरूद बन के बैठे हुए हैं? क्योंकि सारे नेटवर्क की जो टीटीओं का नेटवर्क था, मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क था, वो तोते की जान जो है वो सलमान शहबाज के अंदर है। और वो तमाम पैसा अगर आप देखें कि किस अंदाज से जो है वो शहबाज शरीफ साहब की दौलत में इजाफा हुआ, हमजा शहबाज की दौलत में इजाफा हुआ, सलमान शहबाज की दौलत में इजाफा हुआ, ये तमाम पैसा टीटीओं के जरिए आया है। अब आप आगे नैब में सलूक की, अब ये क्या चाहते हैं भैया? आप करप्शन के केसेस हैं आपके ऊपर, आप पीटीज के मामले के अंदर जो है वो नैब ने आपको पकड़ा है और ये नैब का अपना राइट है, उनका कानून उन्हें इजाजत देता है कि अगर रेफरेंस दायर भी हो गया है तो पकड़ के आपको आगे तफ्तीश मजीद कर सकते हैं, ज़िमनी रेफरेंस दायर हो सकता है, नए सबूत हाथ में आ सकते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट भी वादे जो है वो कर चुका है कि नैब ज़िमनी रेफरेंस भी जो है कर सकता है, वो तहकीकात कर सकता है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इनको अब कौन सा एहतसाब चाहिए, चाहे बिस्किट सैंडविच वाला एहतसाब चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कभी इन्होंने जेलें देखी नहीं सर। वो उनको लग रहा है कि जो उनके साथ सख्ती हो रही है, कभी जमीन पे खाना रख देते हैं, कभी कोनी पे चोट लगा देते हैं, कभी उनकी कुर्सी छीन लेता है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं मियां साहब के साथ, ये इमरान खान साहब खुद कह के करवा रहे हैं। देखें बात ये है कि कुर्सी का हो सकता है, कुर्सी चूंकि जाहिर बात है कुर्सी अब उनके पास नहीं रही और वो ये समझते थे कि शायद ये वजारत आला की कुर्सी जो है वो उनकी परमानेंट कुर्सी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो उन्होंने अपने कारनामे किए हैं अब उसका उन्हें सामना है और ये तमाम तर चीजें जो नैब ने रेफरेंस की शक्ल में लेकर आई है, इसका दफा उन्होंने अदालत के अंदर करना है। आप और हम और तारड़ साहब बैठ के टीवी के अंदर लाख दवाइयां देते रहे, लाख दफाइयां पेश करते रहे कि जब तक जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ को, नैब एहतसाब अदालत को
ये मुतमिन नहीं कर पाते, उससे आगे ये मामला नहीं बढ़ सकता। आप मुझे बताएं ना कि नवाज शरीफ साहब के केसेस के अंदर भी जो है वो सारी आएं बाएं शाएं होती रही है। अरे मैंने इसमें मैंने इन केसेस को जितना पढ़ा है ना, इन केसेस को जितना पढ़ा है, समझने की कोशिश की है, मुझे उतनी एक बात की समझ आई है कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर मेन जो दो लोग थे वो अली इमरान है, जिसके ऊपर बाकायदा करप्शन एक तरह से साबित होती है, और दूसरा सलमान शहबाज है। ये दोनों लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, और बाकी दो लोग जो निस्बतन उनके कम इन मामलात में इन्वॉल्व नज़र आते हैं वो दोनों गिरफ्तार हैं। तो मेरे ख्याल में जो मेन लोग हैं वो पॉलिटिकल भी नहीं है, उनको आके सामना करना चाहिए था, और ये दो लोग अपनी पॉलिटिक्स करते, लेकिन पता नहीं किस बात की कुर्बानी इनको देनी पड़ रही है और वो सामने नहीं आ रहे। ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया, उन्होंने कहा जी मैं खुद मॉनिटर करूंगा इस सारे मामले को और माफिया को शिकस्त देकर रहूंगा। जनरल एजाज अवान साहब, मामला ये है कि दो चार चीज़ें हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तो सप्लाई चेन का एक बड़ा मामला है, दूसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी का एक मसला है, हुकूमत बर वक्त इक़दामात नहीं कर पा रही, ये भी एक मसला है, ज़रूरी पॉलिसी हमारे पास है ही नहीं तो बेहतर क्या होगी। अब हुकूमत की इन कमज़ोरियों का फ़ायदा अपोजिशन अपनी तहरीक में किस हद तक उठा सकेगी, ये बुनियादी सवाल है, और महंगाई पे क्या प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल पा सकेंगे। दूसरा इमरान, थैंक यू वेरी मच। देखिए, यही एक वाहिद नुक्ता है जो एक सॉलिड पॉइंट है अपोजिशन के हाथ में, और जिसको वो चाहें तो अपने पॉलिटिकल एक्यूमेन को यूज़ करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रियलिटी है जिसके रूट्स पुअर गवर्नेंस में हैं, और चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मिडल मैन हो, चाहे आगे सेल्समैन हो, चाहे प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का ना होना हो, जो भी वजह है, रियलिटी ये है कि अशियाए खुर्दो नोश और डेली मसरफ़ की चीज़ें बहुत महंगी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत पर है। ये पिछली हुकूमत पे भी नहीं डाली जा सकती। ठीक, तो अगर गवर्नेंस की वजह से, पुअर गवर्नेंस की वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, आम वोटर्स और लोग मैसेज सफ़र कर रहे हैं, तो यकीनन इसको मोबिलाइज करना और इस चीज़ से फ़ायदा उठाना अपोजिशन के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी जानता हूँ, जो हमारे मुल्क की तारीख है, कि इस वजह से आज तक कभी कोई हुकूमत गिरी नहीं है पब्लिक के एहतजाज की वजह से, क्योंकि अब भी मुझे यकीन है कि 90% लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, इनके अपने लोग, इनके पार्टीज़ के जो ममनून लोग हैं। लेकिन सर 10% भी अगर सड़कों पे आ गए तो 10% लोगों की तादाद तो देखें पाकिस्तान में कितनी है, ये तो 10% भी 2 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो पूरे मुल्क में इस तरह फैल जाते हैं और यक वक्त तो सड़क पे नहीं आएंगे, तो मुझे लगता ये है कि एहतजाज की सूरत में तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये डिटर्मिन्ड हैं हुकूमत को गिराने में, तो इनके पास इन हाउस चेंज का ऑप्शन सबसे अच्छा है, और अगर वो नहीं है तो रेजिग्नेशन एक वाहिद तरीका है। एन मैस रेजिग्नेशन अगर ये मैनेज कर सकें तो यकीनन हुकूमत गिराने में यह कामयाब हो जाएंगे। अब उसके नतीजे में क्या वजूद में आता है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे, या क्या कोई और इंटरवेंशन हो जाएगी, या क्या कोई और सेटअप वजूद में आ जाएगा। क्योंकि इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में, मौजूदा निज़ाम में जो भी इंतखाबात कराए जाएंगे, का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आपने यूज किया, किसी को भी काबिल कबूल नहीं। इंटरवेंशन का वर्ड आपने बड़ा इंटरेस्टिंग यूज किया सर। जी, मैं वही कह रहा हूं कि क्या सूरत बनती है अगर मुल्क में कैओस होता है, तो यकीनन कौम ये चाहेगी कि ऐसे इंतखाबात कराए जाएं जिनका रिजल्ट काबिल कबूल हो, और काबिल कबूल रिजल्ट 1970 के बाद आज तक मेरी सारी उम्र गुजर गई है, कोई ऐसा इंतखाब नहीं हुआ जिसका रिजल्ट अपोजिशन ने या हारने वाले कैंडिडेट ने माना हो। तो अगर इलेक्टोरल सिस्टम पर एतमाद ही नहीं है, तो मेरा पॉइंट है कि कोई जुडिशल इंटरवेंशन, कोई इलेक्टोरल कमीशन की इंटरवेंशन, या कोई ऐसा निज़ाम वजूद में आ जाए जो पहले एक ऐसा मुस्तनद तरीका इंतखाब वजूद में लाए, ताकि लोगों के पास रिजल्ट न मानने की आप बांग्लादेश हुकूमत टाइप की आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में मॉडल वो वाला बांग्लादेश मॉडल टाइप की शायद आप बात कर रहे हैं। देखिए,
वो भी हो सकती है, और हो जाने में मेरी ज़ाती राय ये है कि कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि अगर इंतखाबात तस्लीम ही किसी ने नहीं करने, कभी RO इलेक्शन बन जाते हैं, कभी आर्मी की इंटरफेरेंस का बहाना, कभी ISI की इंटरफेरेंस का बहाना, कभी किसी सिस्टम के फेलियर का बहाना बना के कभी भी हारने वाले कैंडिडेट ने और मजमूई तौर पे जमात ने रिजल्ट तस्लीम नहीं किया। वो सर रवैया ही बन गया, ये एक कौमी रवैया बन गया सर। देखें अब PTI ने भी यही किया था, उससे पहले पॉलिटिकल रवैया बन गया है। लेकिन क्या बहैसियत कौम हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि अब 25 अरब रुपया मजीद खर्च किया जाए, इंतखाबात करा जाएं और फिर हारने वाले फिर सड़कों पे बैठे हों और वो कह रहे हों जी हमारे साथ धांधली हो गई है। और जी फारूक देखें, सबसे बड़ा इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए सर करना इलेक्शन तो तब ना सर जब हुकूमत जाएगी, और हुकूमत जाने के लिए बहुत जरूरी है। तारड़ साहब 1 मिनट में आता हूं, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन रेजिग्नेशन वाहिद तरीका है। पहले जरा फारूक मुझे ये बताएं कि अगर महंगाई आपने काबू ना की तो फिर अपोजिशन को औकात मिलेगी उनके एहतजाज में, और ये जन सब भी आपको कह रहे हैं और सब आपको कह रहे हैं। अब महंगाई काबू करने के लिए आपको विजिलेंट होना पड़ता है वक्त से पहले। आपको पहले पता क्यों नहीं चलता सर? ये माफिया हर दफा आपको शिकस्त क्यों दे देते हैं? देखिए इमरान, जिस तरह आपने अपने खुद कहा अपने इंट्रो के अंदर, ये जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, एक वक्त ये भी आया था कि ये 22% के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन उसको हुकूमत ने उसके ऊपर ऐसे इकदाम लिए जिससे इसको काबू किया, कंट्रोल किया। आपके ये भी इल्म में है कि इस साल जो है वो बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई, और वो बारिशें बहुत ज़्यादा जो है वो बेवकत हुई, और टिड्डी दिल के हमले का भी सामना था, और उस दौरान जो है वो कोरोना का भी मामला रहा, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी पाकिस्तान के अंदर पैदावार कम हुई, जिसके अंदर गंदम भी शामिल है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अगर इस मुल्क के अंदर शॉर्टेज हो रही होती थी तो आप अपने हमसाया ममालिक से मंगवा लेते थे। अब आपका वाघा बॉर्डर बंद है, तो इंडिया के साथ आपकी तजारत बंद है, जो इकदाम कश्मीर के हवाले से वहाँ से हुए, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का एक इफेक्ट भी क्रिएट हुआ। और कोरोना के दौरान आपने देखा कि चीज़ों की डिमांड में इतनी कमी आ गई थी कि लोगों ने, जिस तरह ये जो पोल्ट्री की कीमतों में इजाफा है, लोगों ने आगे तो ये सारा कुछ तो आपको पता था सर, नई प्रोडक्शन ये सब कुछ तो आपको पता था फारूक साहब पहले से, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था। इमरान, बात ये है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो मार्केट के अंदर लोगों के मामलात हैं, उसको आप एक हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी लोगों ने अपना नफा नुकसान देखकर जो है वो चीज़ों का फैसला करना होता है। लेकिन जहां तक रही बात आपने कहा होर्डिंग के हवाले से, हुकूमत बिल्कुल विजिलेंट है। हम कोरोना के दौरान बाकायदा कानून लेकर आए हैं होर्डिंग के खिलाफ, जो एक सख्त तरीन सजाओं का मुतय्यन किया गया है, उनके ऊपर जुर्माने भी हो रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी इफेक्टिव अंदाज के अंदर काम कर रही हैं। अभी इस तरह वज़ीर आज़म साहब ने ईरान के जरिए जो है वो फौरी तौर के ऊपर जो हमारी सब्जियां हैं, जिसके अंदर टमाटर है, प्याज है, इन चीज़ों को मंगवाने के लिए वहाँ से खोल दिया गया है बॉर्डर, ताकि वहाँ से आ सके। जो वीट है वो भी हमने दरामद कर ली है ताकि मार्केट के अंदर उसकी प्राइसेस कम हो। चीनी से सेल टैक्स खत्म कर दिया है ताकि उसकी कीमतों के ऊपर काबू पाया जाए। जहां तक रहा माफिया का ताल्लुक, तो माफिया की सरकूबी का बेड़ा वज़ीर आज़म साहब ने उठाया है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हमें सिर्फ जहांगीर तरीन का ताना ना दें, रमजान शुगर मिल भी है, चौरी शुगर मिल भी है, 11 शुगर मिले, आसिफ अली बंद कर दें, ऑपोजिशन का बंद कर दें, रमजान शुगर मिल बंद कर दें। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, बंद कर दें। 1 मिनट बंद कर दें, कल बंद कर दें, स्टॉक उठा लें, स्टॉक उठा लें, ज़खीरा दोज़ी अगर हुई भी है, मैं चैलेंज करता हूं स्टॉक उठा लें। सर सुन लेना, नहीं बड़ा हौसला सुन लें सर। मैं ये जहांगीर तरीन को छोड़ दें, खुसरो को प्रमोशन क्यों दिया आपके लीडर ने? खुसरो की 25% मिले खुसरो की हैं, बिल्कुल उसको इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन क्यों दिया है? खुसरो 2013 से 18 तक आपकी, खुसरो साहब 2013 से 18 तक आपकी जमात में थे ना, आपने क्यों लिया पार्टी में? आप तो चोरों को नहीं लेते, आप तो चोरों को नहीं लेते, आपने क्यों लिया? आपने वजारत दी हुई है, उसके भाई को भी दी हुई, दोनों को निकाल दें। ऐसे ना करे, ऐसे ना करे, बुक्कल दे में चोर ते गल्ला सानू। गुजारिश सुन ले। देखिए मामला ये है, आज आप ऐलान करें ना कि आपकी शुगर मिलों से चीनी 70 रुपए किलो बिकेगी, फिर तो मैं कहता हूं कि आवाम जो है वो आएगी, आपके जलसों में भी आ जाएगी, आपकी बात में कोई सच्चाई भी नजर आएगी। या वो नहीं बेच रहे भाई, वो नहीं बेचते, आप उन्हें पकड़ लें, वो ठीक कह रहे हैं। फारूक ये यहाँ तो वो बात देखें, फारूक यहाँ तो वो बात ठीक कर रहे हैं ना। गेट खुले, एहतजाज नहीं किया, गेट खुले, अपनी चोरी बचाने निकले हैं, एहतसाब से बचने निकले, आप इनको एहतजाज याद आ गए। अवाम इनके एहतजाज में शामिल नहीं हो गई, इसमें वही माफिया इनके साथ शामिल होगा जिनके लल्ले तलल्ले इनकी हुकूमतों के दौरान लगे हुए थे,
जी तारड़ साहब एक मिनट रुके यार, फारूक साहब एक मिनट तारड़ साहब क्विकली मुझे जवाब दें, ब्रेक पे जाना है। निजाम को मफलूज करें। सियासत एक साइड पे इमरान साहब, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुख्तलिफ चैनल्स के कैमरामैन मेरे पास आते हैं, जब वो कहते हैं कि जी 20-25 हज़ार रुपया तनख्वाह है, खुदकुशी कर लें, बच्चों की फीस दें, चीनी खरीदें, आटा खरीदें, वालदैन की दवाइयां खरीदें। मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं, वेटर आके हाथ जोड़ते हैं कि खुदा का वास्ता जान छुड़ा दो। वेले वाले बेचारे मेरे पास आते हैं, ये किस दुनिया में रह रहे हैं, ये हल्के में नहीं जाते। मैं 2 दिन से गुजरने वाला था अपने हल्के के अंदर, लोग झोलियां उठा के बदवाएं दे रहे जो इंसुलिन नहीं लगा सकता, जिसकी शुगर 500 पे गई हुई है। तारड़ साहब यहाँ रुके, तारड़ साहब यहाँ रुके, एक मिनट तारड़ साहब एक मिनट, आप बात मुकम्मल करें ब्रेक के बाद। वो ब्रेक लेनी है क्विकली, आपकी बात कट, आप ब्रेक के बाद यहीं से शुरू कीजिएगा, ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी तारड़ साहब आप बात अपनी मुकम्मल कर दें ताकि फिर एजाज अवान साहब। जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखिए बात यह है कि जो 20 किलो का आटे का थैला 750 रुपए का था पुराने पाकिस्तान में, वो 1500 रुपए का हो गया है। 80 रुपए किलो आटा मिल रहा है, चीनी 100 रुपए से ऊपर है। जिस चीज का ये नोटिस लें उसकी कीमतें ऊपर चली जाती हैं। पूरी मशीनरी, आपके पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फाल है नहीं है किसी को नहीं पता, प्राइस कंट्रोल कमेटियां आपने बनाई नहीं बनाई किसी को नहीं पता। 58,000 लोकल बॉडीज के रैप्स जिन्होंने ये काम करना था घर भेज दिया, उनकी जगह नया निजाम लाए, आपका फेलियर है, आप नहीं लेके आए। पेट्रोल की कीमतों में आपने रातों रात इजाफा किया, पेट्रोल जो नायाब था मिलना शुरू हो गया। आपने पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनीज के मुनाफे के मार्जिन में इजाफा किया, टैक्स में इजाफा नहीं किया। पेट्रोल की वजह से भी बहुत सारी कीमतें जो हैं वो ऊपर जाती हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जहांगीर खान तरीन छोड़ दें आप, खुसरो बख्तियार तो यहां पे है, खुद भी वजीर है, भाई भी वजीर है, शुगर मिलें भी चल रही हैं। किसी ने एहतसाब किया, किसी ने पूछा कि आपने सब्सिडी शॉर्टेज के दौरान क्यों ली थी? आटा स्कैंडल में कौन लोग थे? आमिर कियानी पे इल्जाम है ना, साबित होगा दवाइयों के गबन का, उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। आप अपना घर इन ऑर्डर नहीं करेंगे, इर्द गिर्द बैठे माफिया से आप बात नहीं करेंगे। सिर्फ 20 अरब की तब एक ही सर दी थी, देखें इंक्वायरी करें, पकड़े ना सर, मैं पकड़े नहीं इमरान भाई, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं दी थी। शॉर्टेज नहीं थी मेरे भाई, मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे बहुत प्यारे भाई फारूक हबीब साहब, आप सिर्फ अपने वजीर आजम को पूछें कि शॉर्टेज वाले साल में एक्सपोर्ट की इजाजत और सब्सिडी क्यों दी? सरप्लस का हम जो मर्जी करें, हम उसको आग लगाएं, हम बाहर भेज दें, हम सरप्लस जब किसी चीज का सरप्लस हो ना, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सब्सिडी सही थी या गलत थी अलग सवाल है। आपने शॉर्टेज के दौरान ये क्यों किया? आपने गरीब अवाम की चीनी छीन के बाहर भेजी मुनाफा कमाने के लिए। और मैं 100 अरब का दावा है मेरा जहांगीर तरीन का, वजह सुन लें। डॉलर का रेट 155 था, मुनाफे में इंक्रीज हुआ। 56 करोड़ सब्सिडी ली, मुनाफे में इंक्रीज हुआ। शॉर्टेज हुई, लोकल मार्केट में महंगी चीनी बेची। मेरे पास 100 अरब की फिगर है, मैं चैलेंज करता हूं मेरी फिगर को गलत बिल्कुल। आप अवामी एहतजाज तो आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल इस मामले को अदालत में भी लेके जाना चाहिए। आप खुद ला रहे हैं तो इनको चैलेंज करें आप। वैसे अब एजाज अवान साहब, अब ये जो लिस्ट अपोजिशन के पास है, ये अट्रैक्ट तो बहुत करेगी पब्लिक को। क्विकली सर। उनका माजी भी उतना ही डिस्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पंजाब में नून 10 साल हुकूमत कर चुकी है, 12 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। क्या उन दिनों में दूध और शहर की नहरें बहती थीं? अगर एक आम आदमी का आप ओपिनियन लें तो वो एक बात कहता है कि सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, एक आता है, दूसरा चला जाता है, वो आता है, तीसरा आ जाता है, लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ उनको नज़र नहीं आती। अगर बतदरीज रिकॉर्ड देखते आए तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दिन इन दोनों पार्टियों से बहुत अच्छे थे जो हुकूमत कर चुके, और इन दोनों पार्टियों के कंपैरेटिवली शायद बेहतर हों जो मौजूदा हालात हैं। किस वजह से ये हालात पहुंचे हैं ये भी कौन से कुछ पोशीदा नहीं है। अब देखना ये है कि क्या इंतखाबात और उनके रिजल्ट वजह धांधली है, इल्लीगल गवर्नमेंट है, या नॉन परफॉर्मेंस है। ठीक, अगर वक्त खत्म हो गया मेरे पास सर, वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। बात होती है एक नए प्रोग्राम के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।